धन्यवाद जी। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए। ऐसा मुझे तो याद नहीं पहले कब देखा था कि 4 सरकारें किसी पार्टी की हों और वो चारों सरकारें दोबारा से सत्ता में रिपीट हो जाएं और अच्छे मार्जिन से रिपीट हो जाएं, लगभग वैसे ही मैंडेट से वापस आए जैसे कि पिछली बार आई थी। तो ये कमाल का प्रदर्शन है आपकी पार्टी का इस बार। देखिए, मैं थोड़ा इसको पूरे विषय को कुछ बड़े परिदृश्य में रखना चाहूंगा, अगर आपकी अनुमति हो तो। जी प्लीज। भारत की राजनीति में आज के चुनाव का नतीजा एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिसका अंग्रेजी का शब्द है टेक्टोनिक शिफ्ट। उसके कुछ प्रमुख बिंदुओं को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 7 साल से अधिक हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और बढ़ी है। लोगों का उन पर विश्वास है, लोगों की उन पर आस्था है कि जिस तरह से जहां क्लोज फाइट भी थी, कैसे लोग उन पर विश्वास करते हैं। ये तो पहली बात मैं कहूंगा। दूसरा, ये जो एंटी इनकम्बेंसी की बार बार बात होती थी ना पारंपरिक रूप से, वो अब समाप्त हो गया है। आप काम करिए, आप डिलीवर कीजिए, ईमानदारी से काम करिए, तो जनता आपको दोबारा विश्वास देती है। और इसीलिए आप जात का गोल बना लीजिए, छोटे जात के लोगों को अपने साथ जोड़ लीजिए, अपने परिवार का ठप्पा लगा दीजिए, तो जनता उनसे प्रभावित होने वाली नहीं है। और कई जाति के नेताओं की जो हार हो रही है उत्तर प्रदेश में पाला बदलने के कारण, वो भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि उस समाज के लोग भी अब आशा से भविष्य देखना चाहते हैं। यह एक बहुत बड़ी चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि देश के लोकतंत्र में क्या परिपक्वता आ रही है। आप देखिए, मणिपुर जो एक समय चरमपंथ और अलगाववाद का केंद्र था, वहां विकास के नाम से काम हुआ। भाजपा की कितनी निर्णायक जीत हुई है। कल आसाम में हम लोग जीते म्युनिसिपल बॉडी में जबरदस्त रूप से। तो आप ये देखेंगे, और मैं जरूर आज योगी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा, जिस तरह से उन्होंने लीड किया। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, कोई खौफ नहीं, लेकिन जो अपराधी थे उनको पूरा खौफ दिया। और जनता ने हमेशा नीचे तक ये बात समझी कि योगी के कारण हमारी बेटियां सुरक्षित जा रही हैं। जो लोग वसूली करते थे वो ठंडे पड़े हुए हैं। तो इसे कहते हैं गुड गवर्नेंस, सुशासन। ये जनता के जेहन में आया है। और बाकी जो डिलीवरी की बात है, गरीबों के लिए विकास की बात है, जो गांव-गांव पैसे पहुंचे हैं। और आप एक बात, उसका उल्लेख अभी तक नहीं देखा मैंने, ऐसा मुझे लगता है कि कोरोना में जिस तरह से मोदी जी की अगुवाई में भारत सरकार ने काम किया, गांव-गांव लोगों को वैक्सीन पहुंचाया, ऑक्सीजन पहुंचाया, बाकी खाने की चिंता की, तो ये जनता सब समझती है कि काम किसने किया है। और ये पॉलिटिक्स में, सौरभ जी, मुझे लगता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। जी। पॉलिटिक्स में अब ये नहीं चलेगा कि आप एक एडहॉक प्लेयर बन के रहिए कि चुनाव के 6 महीना पहले आप एकाएक एक्टिव हो जाइए और जनता पर विश्वास कर लीजिए। तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। तो वहां जो ये निर्णायक, जो जात से ऊपर, जातों के जोड़, गठजोड़ और तिकड़म से ऊपर जो निर्णायक बहुमत हुआ है, इसे मैं भारत के प्रजातंत्र का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर मानता हूं। ये बात आपने बिल्कुल ठीक करी विशेखर जी। आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ये जात की दीवार तो टूटना बहुत जरूरी था। और मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि वो जो नेता खुद को जातियों का नेता मानते थे, चाहे वो किसी पार्टी में हो, वो ये मान के चलें कि मेरे पीछे एक वर्ग खड़ा है और मैं तो निश्चिंत रहूंगा, मेरी जीत सुनिश्चित है। ऐसे नेताओं का हारना बहुत शुभ संकेत है। जी बिल्कुल। और एक जो मैं आपसे बात कहूंगा, इसको थोड़ा आप कभी विश्लेषण करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। 14 में भाजपा की यूपी में निर्णायक जीत, 17 की विधानसभा में निर्णायक जीत, 19 के लोकसभा में निर्णायक जीत, और आज 22 के विधानसभा में निर्णायक जीत। ये जो कंसिस्टेंसी है, इसको समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जो कास्ट, अपराध, माफिया, ये सबका केंद्र था, विकास का अभाव। पता नहीं सौरभ जी, आपको याद होगा कि नहीं, जब हमारे अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो उनका एक कमेंट बहुत वायरल हुआ था ना। उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट मीट दिल्ली में किया था। तो लोगों ने कहा लखनऊ में क्यों नहीं कर रहे हैं। कहा लोग विश्वास नहीं करेंगे कि वहां लॉ एंड ऑर्डर का विषय ठीक है नहीं ठीक है।
बात समझ रहे हैं आप? हाँ, याद करिए आप। आज वो उत्तर प्रदेश जात पात सांप्रदायिक उन्माद के लहर से आगे जाकर जिस तरह से जिता रहा है विकास को, और बाकी तो महिलाओं की तो भूमिका है ही है, तो ये आप समझेंगे तो मैं हमेशा जो मैंने कहा ना, ये युगांतकारी परिवर्तन है भारत के लोकतंत्र में, इसको समझना चाहिए। अच्छा, रविशंकर जी, मीनाक्षी बोल रही हूं मैं। ये जो महिलाओं का वोट है, ये कहा जा रहा है कि ये साइलेंट वोट रहा, इसने वैसे कुछ कहा नहीं भले इस सामने आकर, लेकिन इन्होंने ईवीएम का बटन जाकर दबा दिया जहां पर वो दबाना चाहती थी। और आज ये जो नतीजा सामने आ रहा है उसमें बहुत बड़ी भूमिका उन महिलाओं की, उन लड़कियों की है और फर्स्ट टाइम वोटर्स की भी है। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर महिला छात्रावास की बेटियां देखती हैं कि मनचले उनके हॉस्टल के सामने अब सीटी नहीं बजाते और वो शाम में निकल सकती हैं, तो ये महिला की आवाज़ आएगी। अगर महिलाओं को खाना मिला घर में तो उनकी आवाज़ आएगी। अगर ग्रामीण योजना में उनको आवास मिला, जिस आवास में उनके नाम से रसीद कटी, तो उनकी आवाज़ मुखरित होगी। अगर भारत की सेना में बनारस की बेटी राफेल को उड़ा रही है तो उसकी आवाज़ अंदर दूर तक जाएगी। और अगर 26 जनवरी के परेड में बीएसएफ की हमारी बेटियां बुलेट पर बड़े बड़े करतब दिखा रही हैं और सैल्यूट कर रही हैं, जो आप भी दिखा रही हैं, तो ये बात महिला भी समझती है कि आज मोदी जी ने हमें एक नई प्रतिष्ठा दी है, एक नया अवसर दिया है, और योगी जी ने उस पर 4 चांद लगाया है। तो ये एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट है, इस बात को समझिए। सिर्फ आपके महिला महिला करने से काम नहीं चलेगा। आपने महिलाओं के लिए वास्तविक जमीन पर क्या किया, ये आज का वोटर देखना चाहता है। और इसीलिए मैंने कहा, ये चुनाव आस्था और विश्वास का भी चुनाव है। यू गवर्न वेल, आई विल ट्रस्ट यू। क्योंकि अच्छा महिलाओं काम की करिए, बात चल हम पड़ी आपको है। विश्वास करेंगे। जी। हवाबाजी करेंगे। जी जी बोलिए। मैं ही कह रही थी, क्योंकि महिलाओं बोलिए की आप, बात चल पड़ी है और एक पार्टी का तो मैं कांग्रेस की बात करी हूँ, प्रियंका गांधी के कैंपेन की बात करी हूँ, तो वो तो पूरा महिलाओं पर ही आधारित था। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये नारा भी दिया गया और चुनावों से पहले खूब जान भी झोंकी गई। क्यों प्रियंका गांधी पर या कांग्रेस पार्टी पर जनता विश्वास नहीं कर पाई? इसका जवाब मेरी समझदारी में बहुत सरल है। एक शब्द है ट्रस्ट, विश्वास। किस पर हम विश्वास करें? यह विश्वास सिर्फ बैलून लगा करके लड़की हूं, लड़ सकती हूं से नहीं आता है। यह ट्रस्ट आता है आपके काम से। किस तरह आप लोगों को सम्मान देते हैं, किस तरह से उनका आप हाथ थामते हैं। क्या हमारे गांव की गरीब गाजीपुर और सीतापुर की और बाकी इलाकों की महिलाएं नहीं देख रही थी कैसे वैक्सीन पहुंचा उनके गांव में? और तब वो तुलना करती हैं कि अगर मोदी जी की सरकार नहीं होती तो क्या होता, योगी जी के नहीं होते तो क्या होता। क्योंकि इन लोगों ने, आपको याद होगा, जो कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था कि पहले हम देंगे वैक्सीन, बाद में कहा आप ही दे दीजिए, उसको उन्होंने मिसमैनेज कर दिया। तो मैं हमेशा कहता हूं कि पोस्टर और लिफाफाबाजी की पॉलिटिक्स खत्म हो गई। मेरे शब्द को सुनिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। पोस्टर और लिफाफाबाजी की पॉलिटिक्स समाप्त हो गई। अब पॉलिटिक्स है, राजनीति है, आस्था, विश्वास और काम को जमीन पर लाने की। और जो उसको कर पाता है, जनता आशीर्वाद देती है। आज देखिए गोवा, कितना अधिक वहां कड़ी लड़ाई होती थी, हम लोग भी आज देखिए वहां हमें पूर्ण बहुमत मिल रहा है। मैंने मणिपुर की चर्चा आपसे की। उत्तराखंड में देखिए, वहां भी हम लोग निर्णायक बहुमत से पहुंच गए। तो मुझे लगता है कि इसको समझना चाहिए ये। और मैं तो देश की राजनीति को थोड़ा ऑब्जर्व करता हूं, तो आज तो मैं बहुत ही खुश हूं कि ये जात पात की पॉलिटिक्स से अगर हिंदुस्तान की गंगा जमुनी जो मिट्टी है, मैं बिहार से आता हूं, उत्तर प्रदेश, ये सब उससे आगे निकल रहे हैं, तो इट इज अ ग्रेट डे फॉर द कंट्री। हाँ, मैं ऐसे देखता हूं। रविशंकर जी, अभी आपने अपनी बात की शुरुआत जिस चीज से की कि 14, 17, 19, 22 उत्तर प्रदेश ने हमेशा आपको आशीर्वाद दिया, आपकी पार्टी को, और आपने कहा कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता लगातार पिछले 7-8 वर्षों से बढ़ रही है। यह भी अपने आप में एक अनूठी चीज है। लेकिन यह बात फिर विरोधी क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हमने देखा प्रधानमंत्री के नाम पर क्या क्या कहा गया कि प्रधानमंत्री दिल्ली का काम छोड़ के क्या मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो इतना समय प्रचार में क्यों लगा रहे हैं, ये डबल इंजन की सरकार क्या होती है,
डबल इंजन नहीं है, 2 इंजन है तो उल्टी दिशाओं में दौड़ रहे हैं। एक ये अगर प्रधानमंत्री लोकप्रिय हैं, उन पर हमला बोल करके किसी भी विरोधी को नुकसान ही होगा, ये एक साधारण समझ होनी चाहिए। ऐसा है, अभी आपको मैं क्या बताऊं, इतना बड़ा ऐतिहासिक काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि यूक्रेन से बच्चों को उठाकर ले आए, सुमुई से भी उठाकर ले आए। याद करिए, इस पर गर्व करिए। मैं आज कुछ बात आपसे कह रहा हूं कि मोदी जी ने पुतिन से भी बात की और वहां के राष्ट्रपति से भी बात की। हमें कॉरिडोर दो, हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, और दोनों को प्रभावित और मजबूर भी किया कि गिव अस ए कॉरिडोर। तो क्या देश देखता नहीं है क्या? उसमें उत्तर प्रदेश के बच्चे नहीं है क्या? मुझे याद है कि हमारे पटना में कई बच्चों से मिलने का जो यूक्रेन से लौटे हैं, उनकी माँ बाप की तो आंसू छोड़िए, उन्होंने कहा कि सर अगर मोदी जी नहीं होते तो हम नहीं आ पाते। तो मैं बार बार जो आपसे कह रहा हूं, विश्वास, ये विश्वास का कुछ कारण होना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश से ईमानदारी के लिए काम करता है और उसका अनुभव नीचे महसूस होता है। अब जहां तक आपने विरोधी की बात कही, तो हम उनका क्या करें? अब उनको मोदी जी नहीं अच्छे लगते हैं तो नहीं लगते हैं, तो या तो हम उनको जवाब देते फने सौरभ जी, या देश के लिए हम काम करें। तो जनता उनको जवाब देती है। और हां, एक बात मैं जरूर कहूंगा, जनता के बार बार जवाब देने के बावजूद वो सीखते क्यों नहीं है? इसका उत्तर तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा सौरभ जी। जी जरूर लेंगे उनका उत्तर। उनको तो योगी जी भी पसंद नहीं है। अब देखिए, आज आपके कार्यकर्ता लखनऊ की सड़कों पर और लखनऊ में आपके कार्यालय में सर पर वो खिलौना बुलडोजर रखकर नाच रहे हैं। अब ये किसी ने सोचा नहीं था कि किसी जीत का चिन्ह बन जाएगा, सिंबल बन जाएगा बुलडोजर। अखिलेश यादव मजाक उड़ाते थे सभाओं में, कहते थे बाबा बुलडोजर, उन्होंने नाम रखा हुआ था बाबा बुलडोजर, और योगी जी गर्व से कहते थे हाँ मैं बाबा बुलडोजर हूं। देखिए, मैं इसको एक दूसरे रूप में रखना चाहता हूं सौरभ जी। अगर मैं किसी का नाम, अगर माफिया सरगनाओं की जबरन झपटी हुई जमीन पर बड़े बड़े महलों को गिराकर अगर गरीबों के लिए बस्तियां बन रही हैं, तो ये बुलडोजर की विकास की नीति है। जिनके चारदीवारी को छूने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता था, मैंने कुछ मामलों में एग्जामिन किया है, कोर्ट के आदेश के बावजूद मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, एसपी छूने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, वहां पर योगी जी कहे जाओ मैं खड़ा हूं, और तोड़ा गया। और क्या बनेगा? तो गरीबों के लिए आशियाना बनेगा, दलितों के लिए घर बनेंगे, बच्चों के लिए हॉस्टल बनेंगे। तो बुलडोजर को सिर्फ बुलडोजर बाबा में मत देखिए, उसके पीछे पूरी जो विकास की सोच है उसको समझना चाहिए, और जनता ने उसको पहचाना है, और उसमें योगी जी का अभिनंदन करूंगा। हां, मैं बुलडोजर चलाऊंगा। और एक मैं और बात आज आपका मैं आज कवरेज देख रहा हूं सौरभ जी, बहुत अच्छा कवरेज है आपका, बाकी का भी है, लेकिन आपने कई चीजों को विस्तार से दिखाया। आपने एक बात देखा, जितने बड़े बड़े अपराधी सरगना थे जिनके सामने कोई खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाता था, अधिकांश हार रहे हैं, है कि नहीं है? ये एक बहुत बड़ी बात है कि भारत के लोकतंत्र में एक बहुत ही सुखद बदलाव का संकेत है। और अगर ये ट्रेंड लगता है तो बाद में माफिया लोग टिकट जो लेते हैं हर पार्टियों से झपट कर करके, उसमें एक बहुत अच्छी नई शुरुआत होगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। ये दो ट्रेंड हैं जिनका दोनों का आपने जिक्र किया। एक तो ये जाति की दीवार टूटना, और दूसरा पहले लोग डर में आकर के किसी भी कारणवश, या कि कोई अपनी रॉबिन हुड छवि बना लेता है अपराधी, उस सब से बिल्कुल दूर हो गए। उनको पता है कि ये व्यक्ति समाज के लिए अच्छा नहीं है, तो उनका आज वो भय भी टूट गया, और इसमें योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर की बहुत बड़ी भूमिका है। तीसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं, जिसका जिक्र आपने छेड़ा था, मैं चाहूंगा उस पर थोड़ा विस्तार से बताएं। आपने कहा लिफाफाबाजी की पॉलिटिक्स अब नहीं चलेगी। मैं कहता हूं लास्ट माइल डिलीवरी, आदमी के घर तक अगर उसको कुछ पाएगा तो वो आपको वोट करेगा। जब तक हमारे नेता ये नहीं समझ जाएंगे, सभी दलों के और सभी सरकारें, तब तक शायद वो उसके एस्पिरेशंस को पूरा कर ही नहीं पाएंगे। आपको बताते हैं एक बहुत ही रोचक कहानी। एक बार एक कांग्रेसी नेता ने बताया कि तुम लोग मरते रहते हो, हम क्या करते हैं, अनाउंस क्या सड़क बनवानी है तो पहले घोषणा कर दी, दूसरे चुनाव के पहले वहां चूना छिटवा दिया, मेजरमेंट करा दिया, कहा देखो सड़क बनाएंगे। फिर वो जीतने की कोशिश किया,
फिर वो गए, फिर कहा कि देखो अब गिट्टी पत्थर गिर रहा है, अब हम सड़क बनवाएंगे। इसमें वो 3 चुनाव टच कर लेते हैं एक सड़क के नाम पर। आप लोग सुबह से शाम तक मरते रहते हो। एक पॉलिटिक्स का ये भी जामा है जो मैंने आपको बताया। एक है हमने वादा किया, और याद करिए गाजीपुर तक जो हाईवे बना कि आप आराम से उड़ते चले जाइए, तो क्या क्या नैरेटिव दिए गए। हाँ, ये मोदी जी के जहाज पर उतरी, गरीब के कहां गाड़ी चली है पर, याद है ना आपको। ये बहुत चीजें सुनती थी, क्योंकि मेरी भाषा भोजपुरी है इसलिए मैंने उसको उस टोन में कहने की कोशिश की। लेकिन जनता को लगा कि ये सड़क बनी है तो हमको फायदा होगा। और देखिए ये जो बदलाव है ना, आपको मैं एक बहुत रोचक, सौरभ जी अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये जरूर। पिछले लोकसभा चुनाव में मेरे को अध्यक्ष जी ने 5 लोकसभा सीट दी थी आसाम में, तो मैं दौरा करता था। मैं कोकराझार गया था। कोकराझार कहां हुआ? म्यांमार के बॉर्डर से। तो नेशनल हाईवे था, बीच में देखा कि 2000 लोग खड़े हैं, तो मैं रुक गया। मैं मंत्री था उस समय। कहा देखिए ये हाईवे 6 लेन बन गया है, ये 50 किलोमीटर क्यों नहीं बना है, हमें बहुत दिक्कत होती है। तो हमें मालूम हुआ कि आप आ रहे थे, तो हम लोग आसपास के गांव से आए आपको ये बताने के लिए, इसे बनवा दीजिए। सर जो मैं भावुक हो गया कि उस रिमोट इलाके में भी नेशनल हाईवे का क्या असर होता है जीवन पर, ये लोग समझने लगे हैं। ये हमारे विपक्ष के लोग क्यों नहीं समझते हैं। और इसको बदलाव करने में सौरभ जी आपकी और आपके मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है देश की पॉलिटिक्स को बदलने में। और ये बहुत अच्छा लगा कि आज उत्तर प्रदेश पे जनता ने उसको और विश्वास और मजबूती दी है। तो हमेशा मैं चीजों को एनालाइज करने के बारे में सोचता हूं कि ये कहां जा रहा है। और एक बात और जान लीजिए, पहले क्या थे कि पति को लगता था कि अपनी पत्नी को जो कहूंगा वो वोट देगी, है ना। आज के यूपी का रिजल्ट ये भी बता रहा है कि बहुत से समाजवादी पार्टी के समर्थक वर्ग के परिवार की महिलाओं ने भी अपने पतियों की बात नहीं मानी होगी। उनके घर में गैस पहुंचा, उनके घर में बिजली पहुंची, उनके घर में डाइट बेनिफिट ट्रांसफर आया, तो इसका एहसास उनको है हम मोदी जी और योगी जी के प्रति बेवफाई नहीं करेंगे। यह भी भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है। यकीनन। तो ये तीसरा मिथक था जो टूटा कि काम करने से चुनाव नहीं जीते जाते। तो ये चुनाव साबित करता है कि अगर काम करेंगे तो चुनाव जीतेंगे, और आगे इसको हमें यहां तक ले जाना है कि काम करेंगे तभी चुनाव जीतेंगे, वरना किसी और कारण चुनाव कभी नहीं जीत पाएंगे। मैं आपको अब थोड़ा सा, जी बोले। आपने बहुत सही कहा। यही है, गोवा और मणिपुर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यूपी और उत्तराखंड मगर तो पारंपरिक राज्य हैं। गोवा में हमेशा स्प्लिट वर्डिक्ट आता था, याद है आपको, खरीद फरोख्त की आरोप लगते थे। मणिपुर की कहानी मैंने भी, अगर वहां भी विकास के प्रति इतना विश्वास और अपेक्षा बन रही है, तो ये भारत के बदलती हुई तस्वीर को समझें, और जो नहीं करेंगे वो हारेंगे, ये स्पष्ट है। बिल्कुल। एक तस्वीर अब पंजाब पर भी हम चर्चा को थोड़ा ले जाते हैं। हमने उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड का जिक्र किया। रविशंकर जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की जड़ें उसने हिला दी है। आप अरविंद केजरीवाल या भगवंत मान या इनकी पार्टी के प्रदर्शन को पंजाब में कैसे आकलन कर रहे हैं? पहली बात तो मेरी शुभकामना है, बधाई हो जीते। लेकिन पंजाब एक स्पेशल केस है, इसको समझिए आप। मेरी समझदारी में पंजाब में बदलाव की बहुत जबरदस्त आहट थी। वो विकल्प ढूंढ रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने तो अपना मजाक खुद ही करा लिया। अब मैं आज रिजल्ट आ रहे हैं तो आज मैं कोई आलोचनात्मक बातें करने के मूड में नहीं हूं, लेकिन आप सभी जानती हैं, आप उसकी चर्चा भी कर रही हैं। हम वहां कमजोर थे, हम स्वीकारेंगे। अकाली दल के साथ हमारा 40 साल का रिश्ता था, अब वो अलग हो गए, अपने आप हमसे अलग हो गए किसान बिल पर। तो फिर हम आज आए हैं, हमारा भविष्य वहां अच्छा होगा, हमारी वहां मजबूत मिट्टी है, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अकाली दल में हमारे कई मित्र हैं, साथ काम किया उन्होंने वर्षों तक। बादल साहब हार गए, शायद वो हार गए ऐसा मुझे लगता है, मुझे बताया गया है। इसका मतलब समझती हैं आप? सुखबीर बादल हार गए। और ये समझिए आप,
सौरभ जी, मैं आपको एक बैकग्राउंड दे रहा हूं। अकाली दल 14 में हारा, अकाली दल 19 के लोकसभा में हारे, अकाली दल पिछली विधानसभा में हारे, अकाली दल 22 में हार गए। तो जनता की कितनी बड़ी अनास्था आपके खिलाफ है, यह उनको विचार करना पड़ेगा, बहुत विचार करना पड़ेगा। उसके कारण कुछ भी हो, क्या है क्या नहीं है, भ्रष्टाचार है, ड्रग है, बाकी है, लेकिन पंजाब में एक नई पॉलिटिक्स की जबरदस्त सुगबुगाहट इस चुनाव में सामने आई है। उसमें सुरक्षा भी है, उसमें खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ सख्ती भी है, उसमें पाकिस्तान की सीमा में सुरक्षा में कमजोर नहीं हो। क्योंकि देखिए, एक बात आप लोग हमेशा भूल जाते हैं कि पंजाब सबसे अधिक कंट्रीब्यूट करता है भारत की सुरक्षा की लड़ाई में, है ना। जो सिख रेजिमेंट है, जो बाकी लड़ते हैं देश के लिए, जो बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस में हमारे पंजाब के लोग हैं, बाकी के भी हैं। तो ये पंजाब का सेंटिमेंट है। और ये सौरभ जी, इस पर कभी विचार करिए आप कि ये किसान आंदोलन को लेकर कितना एक साल तूफान खड़ा किया गया, कितना तूफान खड़ा किया गया। और उसका एपी सेंटर क्या था? पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब। और दोनों का रिजल्ट देख लीजिए आप कि उस राजनीति को हवा देने वाले कहां हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं अब एक बीच में बड़ी खबर आ रही है रविशंकर जी, आपको ही बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी अपना चुनाव जीत गए गोरखपुर शहर की सीट से, और 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। तो गोरखपुर शहर सीट से योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी जीत। इसके अलावा करहल से अखिलेश यादव की सीट भी उन्होंने जीत ली है। मार्जिन उनका रहा है 60,000 वोट। अब तुलना तो इसकी भी की जाएगी, योगी आदित्यनाथ 1 लाख से ज्यादा वोट से जीते हैं, करहल से अखिलेश यादव जो हैं वो 60,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। और ये अखिलेश यादव के लिए कहा जा रहा था कि उन्होंने एक बेहद सेफ सीट चुनी है जहां पर जाति समीकरण सब उनके लिए फिट बैठता है। और योगी आदित्यनाथ के लिए अखिलेश यादव कहा करते थे कि उनका टिकट कट गया है गोरखपुर का, अब वो गोरखपुर में ही रहेंगे, मठ में ही रहेंगे। अब ये तो शायद उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत गए। रविशंकर जी चलिए, बहुत योगी जी को बहुत बधाई। आज सौरभ बाबू के सामने आपके टीवी चैनल पर मैं श्रद्धेय योगी जी का अभिनंदन करता हूं, उन्हें बहुत बधाई देता हूं। योगी जी ने कमाल का काम किया। और देखिए, आज मैं आपसे एक बात कहूंगा सौरभ जी, आज जब उनकी इतनी बड़ी विजय हुई है, योगी जी एमपी तो रहे हैं 4-5 बार, लेकिन योगी जी का गवर्नेंस का कोई रिकॉर्ड नहीं था। कभी केंद्र में मंत्री या प्रदेश में मंत्री, वो मुख्यमंत्री बने। और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी जो सरकार चलाई है, शासन जैसे कहते हैं गवर्नेंस, डिलीवरी भी, गरीबों की चिंता भी और सख्ती भी अपराधियों के खिलाफ। और उस दिन मैं योगी जी का बिल्कुल लोहा मान गया। हमने कहा ग्रेट, कि वो कोरोना से पीड़ित थे, याद होगा आपने भी दिखाया था। और कोरोना में जैसे ही डॉक्टर ने उनको ओके किया, वो लगे सभी जिलों में घूमने के लिए। आपने अपने चैनल पर काफी दिखाया था उसको, किस तरह से मेहनत कर रहे थे। तो योगी जी की मेहनत, हमारे प्रधानमंत्री की तो लोकप्रियता है ही है। और आज के दिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, अमित शाह जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को समझते हैं, उन्होंने भी खूब मेहनत की, आपने देखा ही होगा। उन्होंने शुरुआत की तो जिस तरह से पूरे जातियों के गठबंधन को तोड़ कर करके जो उन्होंने ताना बाना 14 में बनाया, लोकसभा में पार्टी के अध्यक्ष के रूप में 17 में विजय में काम किया, 19 में काम किया, तो यूपी की मिट्टी को खूब समझते हैं। और आज जो लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करते हैं, आज देखिए बहुत बड़ा गर्व है हमें कि क्या ओबीसी और क्या एमबीसी, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, ये सबों का वोट थोक से हमको मिला है। और बाकी तो पारंपरिक जो अपना वोट है, अगड़े वर्गों का, वैश्यों का, बाकी जो है पढ़े लिखे लोगों का, मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का, तो वो तो है ही अपनी जगह पर। तो ये जो बीजेपी की जीत में, मैं फिर कहूंगा सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी, और योगी जी को सभी ट्रस्ट करते हैं। शायद बहुत दिन के बाद भारत की राजनीति में किसी बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी आए हैं जिनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। एक का मतलब एक नहीं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे उनकी स्वयं की छवि हो, चाहे उनका गवर्नेंस हो। तो ये मेरे ख्याल में बाकी नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा सबब है सौरभ जी कि आप अपनी सियासत किस प्रकार से करते हैं।
बिल्कुल, मुझे आपका वो जो चर्चा की शुरुआत में आपने एक फ्रेज यूज किया था, टेक्टोनिक शिफ्ट, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये वही शिफ्ट है हमारी राजनीति को अगले गेयर में डालने के लिए, साथ ही साथ हमारे देश को भी एक नई उड़ान पर ले जाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर जी, हमारे लिए आपने समय निकाला, शुक्रिया। सौरभ जी, आपसे बात करके बहुत आनंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रविशंकर जी। तो बड़ी खबर है।